गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम शुरू करते हैं हमारे सब टॉपिक। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस का सब टॉपिक है फ्रांस एबोलाइज मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं। वापस मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, जो बच्चों ने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो उनको समझ में नहीं आया होगा कि मैं ये वीडियो जो है, ये जो बुक्स पढ़ा रही हूँ आपको, ये मैं एनसीईआरटी के बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। मैं एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके एडवाइज़र वाली बुक्स में बेटा इसमें डिटेल्स में कुछ नहीं इतना ज़्यादा जितना ये डिटेल्स में इसमें है। पूरी कहानी वही है जो बुक्स में आपकी दी गई है, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है, तो इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। जब भी जो कंटेंट जैसा है आप इसके थ्रू पढ़ें, फिर बाद में अपनी चैप्टर को रीड आउट कर लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बहुत सेम। उसमें थोड़ा सा जो है कहानियों को शॉर्ट करके बताया गया है और इसमें थोड़ा डिटेल्स में है। तो आप जो है थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड में जब क्वेश्चंस आएंगे तो डिटेल्स वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो हिस्ट्री जो है तो हमें थोड़ा समझ में नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको इस बार इस तरह से पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी बुक्स की पढ़ा रही हूँ। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि आपके बुक्स में मिल नहीं रहा है, पूरा सब कुछ सेम है, कंटेंट सेम है, लेकिन वो शॉर्ट है थोड़ा सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो फ्रांस एबोलाइज मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। हमने इसके पहले वाले टॉपिक पढ़ा था फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया था, जहाँ पे हमने देखा किंग जो थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो रूल करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल्स, ही विल फॉलो द रूल्स मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ही विल बी रिमेन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे कि जब देखा कि कॉन्स्टिट्यूशंस बना दिया गया, उसको हेड बना दिया एज अ हेड ओनली। जैसे हमारे में प्रेसिडेंट एज अ हेड, नॉमिनल हेड है, सब कुछ प्रेसिडेंट से उनकी साइन लगती है, कुछ पावर्स है, इसके अलावा वो इंटरफेरेंस नहीं करते। सारा काम कौन करता है? पार्लियामेंट के थ्रू होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वही था, मोनार्ची मेन काम कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा, और किंग जो है जस्ट अ हेड। लेकिन इस चीज़ को भी उन्होंने हटाया और फ्रांस को बना दिया रिपब्लिक टोटली, कि अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पब्लिक के थ्रू बनेगी तो पब्लिक ही रूल करेंगे, देयर विल बी नो किंग। नाउ द सिचुएशन ऑफ फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। तो 1791 में फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो सेम ईयर में जो देश के अंदर जो थी, क्योंकि किंग लुइस 16 वो खुश नहीं था टू बी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कोई भी राजा खुश नहीं रहेगा, क्योंकि जब उनसे उसकी पावर छीन ली जाएगी, उनके पास कोई राइट्स नहीं है, तो वो कैसे खुश रहेगा। तो साथ साथ तो इसीलिए कहा गया कि उसकी जो फॉलोइंग ईयर्स थी पूरे देश के अंदर टेंस बहुत था, क्योंकि हमने जो देखा था वहाँ पर एक चीज़ और देखी थी, अगर आपको याद है कि टैक्स देने वाला जो टैक्स था 3 डेज का वेजेस वो दे रहे थे। तो जो वेजेस दे रहे, जो टैक्स दे रहे थे, उसको क्या कहा गया था? एक्टिव सिटीजन। अभी एक्टिव सिटीजन जो थे वो थे जो टैक्स देंगे, तो मतलब वो उनके पास किस चीज़ का अधिकार है? वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेट्स। थर्ड स्टेट में वापस आ गया ABC। अगर याद है आपको, पहला था प्रोफेशनल, फिर फार्मर, और लास्ट वाला में कौन था? लैंडलेस, जिनके पास कुछ भी नहीं है ज़मीन। तो यहाँ पर अगर जो टैक्स दे सकता था वो कौन दे सकता था? थर्ड वाले में ये पहला कैटेगरी नंबर A, प्रोफेशनल्स, मर्चेंट्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, वो दे सकते थे। लेकिन ये दो बेचारे टैक्स नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास उतना है नहीं पैसा। अगर पैसा नहीं है तो वोट देने का अधिकार नहीं है उनके पास। तो फिर भी कहीं ना कहीं देखा क्या जा रहा है कि राइट्स किसके पास थी वोट देने की? रिच पीपल्स के पास ही चला गया। अब भी, इस बार भी, किंग को चेंज करने के बाद भी। तो इसी तरह से जो लोअर का मतलब जो थर्ड स्टेट के पीपल्स थे, दे आर स्टिल वांट सम मोर राइट्स। तो इसी तरह से कहा गया कि फ्रांस में जो था टेंस, पूरा सिचुएशन जो था उस समय भी टेंस वाला था। तो यहाँ पे देखो, लुइस 16 हैज साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया।
उसके बाद ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया। साइन तो कर दी उसने, मान ले ली कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश नहीं था और इसके कारण उसने अपनी नेबरिंग जो किंगडम थी प्रूशिया उसके साथ मिलके उसने अपने देश के अंदर क्या करने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की। रूल ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू बी वॉरिड, क्योंकि वो इसलिए इन्होंने प्रूशिया के किंग ने इसलिए इसका सपोर्ट किया लुइस 16 को कि अगर लुइस 16 को सपोर्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जिस तरह से लुइस 16 का हाल हुआ है, लोगों ने उसको हटा दिया है, तो धीरे धीरे प्रूशिया को भी और बाकी और भी जो राजा हैं उनको भी हटा दिए जाएंगे। जनता एक जगह से शुरुआत होगी तो पूरे राज्य में पूरी नेबरिंग कंट्री मतलब जो भी कंट्रीज है आसपास सभी सेम फॉलो करेंगे। तो इसीलिए बाकियों ने भी उनको मदद करने के लिए हामी भर दी। ठीक है, तो ताकि उसको लगे ताकि फ्रांस अगर एक बार वापस कंट्रोल हो जाएगा, किंग वापस कंट्रोल कर लेगा, तो फिर उनके पास कोई डरने की बात नहीं रहेगी। तो इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि वो ट्रॉप्स तैयार थे, सोल्जर्स तैयार थे, ताकि वो अपने ही देश में क्या करेंगे, दे विल पुट डाउन द इवेंट दैट हैज टेकिंग प्लेस। तो इसी तरह से प्लान टू सेंड, तो इन्होंने प्लान कर ली कि वो क्या करेंगे, आर्मी भेजेंगे और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी इवेंट्स हो रही है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और एक्टिविटी कब से हुई है, 1789 से शुरू हुई है रिवोल्ट, याद है तो इसी तरह से इन्होंने शुरुआत कर दी। बट बात ये हो गई कि बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड, लेकिन ऐसा कुछ हो उससे पहले कुछ और हो गया। नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई, कब हुई, अप्रैल 1792। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दी वॉर किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। जो देश लुइस 16 को हेल्प कर रहा था सोल्जर भेज के, लेकिन वो भेज ही नहीं पाया क्योंकि उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने, क्योंकि उसको लोगों को कहीं ना कहीं सीक्रेट आर्मी सोल्जर्स होते ही हैं, तो दे केम टू नो अबाउट दैट। तो उससे पहले कि वो डिक्लेयर करते वॉर, नेशनल असेंबली ने ही डिक्लेयर कर दी वॉर अप्रैल में अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसी तरह से कहा गया कि लोग जो थे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, तो कितने लोग यहाँ पे कहा गया नेशनल, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रू फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। अलग अलग जगह से फ्रांस के कोने कोने से लोगों ने भाग लिया इस युद्ध में, ताकि इस युद्ध में वो जीते। और क्यों चाह रहे थे वो, उनका मेन एक ही था मकसद कि इस बार अगर वो जीतेंगे तो पूरा सिस्टम वापस से, जो सिस्टम चेंज हुआ है लेकिन उससे और ज़्यादा राइट्स, जो राइट्स मिली हैं आधी अधूरी, इससे ज़्यादा राइट्स उनको चाहिए। सो दिस सॉ द वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एट्रोसाइट्स ऑफ ऑल ओवर यूरोप। तो एट्रोसाइट्स मीन्स जो रिच पीपल है, पैसे वाले, और जो किंग थे उनसे, दोनों से लड़ रहे हैं वो, ताकि इनसे वो इनकी जो गुलामी है वो टोटल ख़त्म हो जाए। और इसी तरह से लोगों ने अलग अलग जगह से ज्वाइन किया आर्मी को। और उस समय जिस तरह से इंडिया जब आज़ाद हो रही थी तो वंदे मातरम सॉन्ग लिखा गया था, और लोग जब भी निकलते तो वंदे मातरम सॉन्ग्स जो था वो यूज़ करते थे, स्लोगन यूज़ करते थे। तो लोगों के अंदर जो थी एक देशभक्ति की भावना और एक कि देश के लिए कुछ करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी पैट्रोनिक सॉन्ग जो था मार्शलीज, ये कंपोज किया गया। और किसने कंपोज की, वेरी फेमस पोएट रॉगेट दी एल्सी, इन्होंने किया। और इस सबसे पहले बताया गया इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्शलीज। ये खुद वो जगह है मार्शलीज वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों ने पहली बार जब वो निकले युद्ध के लिए तो ये गाना गाते हुए निकले। तो इसी तरह से दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। तो इसी तरह से वो जब उस जगह से निकलते हुए आगे बढ़ते गए तो इसका नाम भी वैसे ही पड़ गया। द मार्शलीज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और इसी तरह से ये नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मूवमेंट जो थी कंटिन्यू चल रही थी। लोग जो थे चाह रहे थे कि मूवमेंट जो है आगे चलती रहे जब तक उनको राइट्स पूरा ना मिल जाए।
वो नहीं चाह रहे थे कि बीच में ये मूवमेंट बंद हो जाए। द रिवोल्यूशंस वॉर ब्रॉट लॉस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, लॉसेस तो हुआ। वॉर कभी भी कुछ अच्छा कभी नहीं होती, वॉर के थ्रू नुकसान तो होती है। वेपन्स, देन एनवायरमेंट्स, देन ह्यूमंस, देन इकोनॉमिक स्टेटस, बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। वाइल द मैन वॉज फाइटिंग एट द फ्रंट, जब लोग, हर फैमिली से जब लोग चले गए, मैन चले गए, तो घर पे कौन है? वुमेन्स है। अब घर का पूरा खर्चा निकालना है, कौन निकालेगा? वुमेन्स। तो इस तरह से दे स्टार्टेड टू कोप अप विद द टास्क कि अपनी ज़िंदगी जीना है, कमाना है, बच्चों को देखना है, जो फैमिली है उनको देखना है। तो इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन्स के ऊपर आ गई पूरी की पूरी। Last section of the population, we are convinced that the revolution had to be carried further, as the constitutions of 1791 gave political rights only to the richest sections of the society. तो यहाँ पे क्या देखा कि मोस्टली जो पीपल्स थे वो थर्ड स्टेट्स के थे, और थर्ड स्टेट्स के कौन थे? नीचे से सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप्स ज़्यादा थे इसके अंदर, क्योंकि गरीब ज़्यादा होते हैं। तो वो चाहते थे कि ये जो वॉर है ये और आगे तक चले, ताकि जो 1791 में जो भी राइट्स मिली है वो राइट्स मेनली किसको मिली थी? रिच पीपल को मिली थी। तो इसी तरह से ये राइट्स उनको भी मिले। इसीलिए उसी दौरान पॉलिटिकल क्लब्स बनाया गया, रैली निकाली गई, लोगों में शुरुआत कर दी गई। दे डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को काम कैसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे लोगों ने क्लब बनाना शुरू कर दिया। उनमें से एक क्लब जो था फेमस, जो हुआ सबसे ज़्यादा, वो था जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब जो था, कहा गया इसे, इसकी नाम मिली थी कन्वेंट, एक चर्च था जैकोबिन पेरिस, ठीक है। तो इसी तरह से इसको नाम मिल गया जैकोबिन। ना वुमेन टू वे एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। हमने देखा कि जब मैन जो थे वॉर में थे तो वुमेन्स ने घर संभाला, बच्चे संभाले, घर के लोग को संभाला, खाना खिलाया, कमा के, जैसा भी था उनके पास। लेकिन साथ साथ वुमेन्स ने भी लड़ाई लड़ी कि उनके पास भी राइट्स होनी चाहिए, क्योंकि राइट्स में हमने देखा था ओनली मेन नॉट वुमेन। तो दे ऑल्सो फॉट, दे वी ऑल्सो फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। उन्होंने भी अपनी क्लब्स बनाई, अपने लिए लड़ा, अपने लिए आवाज़ उठाई, ताकि उनकी भी डिमांड्स सुनी जाए। इस तरह से ये देखो, मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब्स के लोग जो थे उस समय, ये वुमेन्स जो अपनी, और ये मैन, इस तरह से वो स्ट्राइप्स दे के कपड़े पहनते थे। ये उस समय का स्टाइल नहीं था, ये एकदम अलग हो गया। और एक मेन था इनका ये कैप, रेड कैप, जो सिंबलाइज करता था कि दे आर फ्रॉम विच ग्रुप्स। पहले जो थी, पहले नी वाली होती थी पैंट, यहाँ से पूरा नैरो, और ऊपर से बैलून टाइप, जो अभी आज मोस्टली पहनते हो ये भी, लेकिन अभी बहुत पुराना फैशन हो गया। तो ये पहले यूज़ होती थी, लेकिन लोगों ने इसको कैंसिल करके क्या किया? दे स्टार्टेड यूजिंग दिस टाइप ऑफ पैटर्न। तो ये टोटली अलग स्टाइल हो गया और सिम्बलाइज करने लगा कि ये लोग कौन है। दूर से अगर इनको देख लेगा, इनके यूनिफॉर्म को, तो दे विल केम टू नो दैट दे आर बिलोंग्स टू विच क्लब? जैकोबिन क्लब्स, ठीक है। तो इसी तरह से इनकी यूनिफॉर्म्स इन्होंने चूज़ की। अब आता है कि हु बिकम द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब्स, तो कौन बनेगा? तो इसीलिए बेचारे जो गरीब थे, थर्ड स्टेट्स के सेकेंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड वाले जो लोग थे, तो मेनली लेस प्रॉस्परस। तो देखो यहाँ पे कौन थे? जो गरीब थे, जिसके पास कुछ नहीं था या थोड़ा बहुत था, वो लगभग इस क्लब के मेंबर थे। तो स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसन, शू मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर, डेली वेजर, ये सारे थे जो इनके मेंबर्स थे। इनका लीडर जो था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये लीडर था जैकोबिन क्लब का, ये अंडरलाइन रखना बेटा सभी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अ लार्ज ग्रुप्स अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड, तो ये थे इनके लीडर्स। इनके अंडर में इन्होंने शुरू किया क्लब बनाना, और उसकी रूल्स और उसकी जो भी उन्होंने कहा फॉलो करना शुरू किया। तो इसी तरह से इन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या पहनेंगे। तो मैंने पहले बता दिया आपको उस तरह से। तो उन्होंने स्टार्ट किया वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्स, ये दिख रहा है लॉन्ग स्ट्रिप्स वाला ट्राउजर, सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय द डॉक वर्कर। पहले ऐसे ही जो वर्कर होते थे, जो डॉक में, शिप में काम करते थे, वो ऐसे पहनते थे।
तो उन्हीं की जैसा सिमिलर शुरू किया. दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल हु वर नी ब्रीच. जैसे मैंने कहा कि उस समय वो नी उसमें से थोड़ा सा फिटिंग वाली होती थी और ये बलून टाइप होती थी. इस किस्म की वो पहले पहनते थे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को नहीं करके अपना अलग स्टाइल बनाया ताकि उनको देख के लगे कि वो बिलोंग करते हैं जैकोबिन क्लब्स के. ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं. नाउ एंड में नाउ It was a way of proclaiming the end of the power weird by the wearing of knee breech. तो नी ब्रीच जो नहीं पहन रहे थे, अब वो सीधा ट्राउजर ही पहन रहे थे और एक स्ट्राइप्स थी. तो इससे पता क्या चल रहा था कि वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो ये अलग ऐसा नहीं पहनेंगे, वो वेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन करते हैं, ये पैसे वाले पहनते हैं और हम लोग जो है इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर फ्रॉम लोकल फैमिली, पुअर फैमिली. तो इस तरह से पावर एंड करना था रिच पीपल का. दिस जैकोबिन केम टू बी नोन एज सैन क्लूटोज. तो अब वो जो मेंबर थे जैकोबिन क्लब के, लोगों ने उसको कितनी बार बोलेंगे मेंबर ऑफ, तो दे हैव गिवन सम नेम. तो उसको नाम क्या दिया, सैन क्लूटोज. इस तरह से उसको नाम दिया. तो इसका मतलब क्या था, दोज विदाउट नी ब्रीच, मतलब ये नी ब्रीच वाले कपड़े नहीं पहनते हैं. तो इसका मतलब था सैन क्लूटोज का मतलब था दोज विदाउट नी ब्रीच. सैन क्लूटोज मेन वोर इन एडिशंस द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी. तो हमने देखा था वो एक रेड कैप कलर का वो कैप बना था रेड कलर का. तो रेड जो कैप थी उसकी, वो किसको सिंबलाइज करी थी, वो सिंबलाइज करी थी लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, कि हम लड़ रहे हैं किसके लिए, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए. वुमेन्स हाउएवर वे आर नॉट अलाउड टू डू सो. लेकिन वुमेन्स को अलाउ नहीं था इस तरह से वो अपना अलग सा कुछ करें. यहाँ पे हमने पिक्चर्स देखा था नेक्स्ट पेज में कि वुमेन्स भी थी इस तरह से. देखो इन्होंने अपना क्लब बनाया था, प्रोटेस्ट कर रही थी वो, लेकिन वुमेन्स को वो मना कर रहे थे सोसाइटी में कि वुमेन्स को ये राइट्स नहीं है, वो ऐसा नहीं करे. लेकिन वुमेन्स ने गिव अप नहीं किया, वो कंटिन्यू करते रही. दे कंटिन्यूड स्ट्रगल, रिवोल्टेड फॉर देयर राइट्स. सो इन द समर ईयर 1792 में जैकोबिन प्लान इंसर्शंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस हु वे एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड्स. तो वापस देखा गया सिचुएशन ऐसा आया 1792 में कि क्या देखा उन्होंने कि वहाँ पे फिर से कमी आ गई. किसकी कमी आई, खाने की कमी आई, प्राइस जो थी वापस बढ़ गई. तो उन्होंने कहा कि इस तरह से वो घेरा कर देंगे. इंसर्शन मतलब उस एरिया जिस तरह से लोग जो इकट्ठा हो गए जो पेरिस में रहते थे, पर्शियन जो थे वो. और उन्होंने कहा कि अब जो है इस चीज़ों को अंत करना है, ये बहुत हो गया. कभी खाना नहीं मिलता है और जब खाना है थोड़ा है तो उसकी प्राइसेस बढ़ा दी जाती है. सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 लोगों ने क्या किया, 10 अगस्त जो थे गुस्सा होके वो लोग सारे इकट्ठा होके दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ. तो वो सारे इकट्ठा होके, और जैसे बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, वैसे ही सारे पहुंच गए कौन से पैलेस में, टोलिलियस पैलेस में, जहाँ पे किंग रहते थे लुई 16. उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैसेकर द किंग्स गार्ड. जितने सारे सैनिक थे किंग्स के सबको एक साथ मार दिया और फिर किंग्स को हॉस्टेज ले लिया, बंदी बना दिया. बहुत सेवरल आवर्स तक उसको बंदी बना के रखने के बाद फिर असेंबली की जब मीटिंग हुई, लेटर द असेंबली वोटेड, और उस मीटिंग में वोटिंग हुआ. और वोटिंग में क्या डिसाइड किया गया, टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, कि जो रॉयल फैमिली है उन सबको बंदी बना के जेल में डाला जाए, प्रिजन में डाल दिया जाए. इलेक्शन वे हेल्ड, तो आगे इसको बंदी बना दिया गया. फिर इलेक्शन किया गया फ्रॉम नाउ ऑल मैन. उसके बाद फिर डिसीजन लिया गया कि अब से 1792 में, मतलब जो 10 अगस्त में जब चीज़ ये हुई और यहाँ पे इलेक्शन हुआ, इनको बंदी बनाई, फिर इलेक्शन किया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब से जो है जो वोट देंगे
उनका एज जो है 21 होगा। इससे पहले जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना था तब 25 था, तब एज था 25। अब कितना कर दिया 21। अब 21 या उसके ऊपर वाले जितने रहेंगे, ऑल आर हैविंग राइट रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। एक चीज़ अच्छी हुई कि भले आप पैसे वाले हो या गरीब हो, कोई भी हो, सभी के पास क्या है, वोट देने का अधिकार, जो पहले नहीं था। कब? 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची हुआ था और इस सिस्टम में चेंजेस किया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे कहीं ना कहीं पैसे वाले ही थे जो रूल कर रहे थे। राइट उन्हीं को मिला था क्योंकि वोट देने का अधिकार उन्हीं को ही था। लेकिन अब जो है टोटल चेंज हो गया, कहा गया रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, पैसे है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी मैन है, यहाँ वापस ओनली मैन एज 21 हैज़ द राइट टू वोट्स। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो हुई उसको नाम दिया गया असेंबली को, पहले नेशनल असेंबली थी, अब ये न्यू असेंबली है। और यहाँ पे मेजोरिटी किसकी थी? थर्ड स्टेट्स की। थर्ड स्टेट्स की, पहला उससे ज़्यादा सेकेंड एंड थर्ड जो पीपल्स थे इनकी ज़्यादा थी इसके अंदर भागीदारी। तो इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने कहा इसे कन्वेक्शंस। ऑन सितंबर 21, 1792 में इट एबोलाइज द मोनार्ची। मोनार्ची पूरा हट गया क्योंकि उसको बंदी बना लिया गया था, उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया गया था। एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक, और मोनार्ची हटा के फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक। Now, as you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the head. तो हमें पता है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड होता है वो कोई गवर्नमेंट, वो कोई राजा नहीं होता है, वो जनता ही होती है, जो जनता चूज करती है उनका लीडर कौन होगा। सो देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्ची, इसका मतलब कोई राजा नहीं है कि राजा के बेटा राजा बनेगा, वो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब ये जो हेड है वो हेड है थ्रू इलेक्शन चूजन बाय द पीपल। तो इसी तरह से ये सिस्टम खत्म हुई और वो रिपब्लिक बन गया। लुइस 16 के साथ क्या हुआ फिर? लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट। कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई। किसकी? डेथ की। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था याद है? उसने दूसरे राज्यों के साथ मिलके, किसके साथ? पर्शिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलके अपने देश के ऊपर वॉर करने के लिए उनको बोला था। तो इसके लिए उसका आरोप क्या लगाया गया? ट्रीजन, मतलब गद्दारी का। ट्रीजन का मतलब होता है गद्दारी करना। तो इन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की, इसके लिए उसकी सज़ा के कारण उनको डेथ सेंटेंस दिया गया। सो ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, पूरी जनता के सामने, पैलेस डीला कॉन्कर्ड, वहाँ पर ही उनको फांसी हुई। और कुछ समय बाद उनकी पत्नी की भी वही दिशा हुई। क्वीन मैरी मीट द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। तो इसी तरह से लुइस 16 का अंत हुआ। सिर्फ लुइस 16 का, फैमिली तो थी, जेल में थी, पत्नी का भी अंत हो गया। तो इसी तरह से लुइस 16 का डेथ हुआ। अब कौन रूलर बना? तो हमने अभी देखा था ना, जैकोबिन्स का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो वो था, वो बना। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे कि द रीजन्स ऑफ टेरर क्यों कहा गया? आतंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं आतंक। तो ये ऐसा पीरियड था जो आतंक का पीरियड था। क्यों कहा गया? 1793 से 1794 तक 1 ईयर इसे रखा गया टेरर। दिस पीरियड वॉज बीन नोन एज अ टेरर, रीजन्स ऑफ टेरर। क्योंकि जो रॉबेस्पियर था, लोगों ने उसको बोला कि हमारा लीडर था तो ये अच्छा है, तो हम एक काम करते हैं, हम अपना जो न्यू गवर्नमेंट होगा हम इसे बनाएंगे। एंड ही बिकम द हेड ऑफ दैट रिपब्लिक, गवर्नमेंट बना, फ्रांस बिकम रिपब्लिक। तो इसके लिए रॉबेस्पियर क्या बन गया? ही बिकम द लीडर ऑफ दिस
लेकिन इसने क्या किया, ही स्टार्टेड यूजिंग द पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट, कि अब इसके जो थे कि इसको बहुत ज़्यादा वहम था। ये जब होता है, जब कोई, ये कब होती है, जब किसी के पास कोई पावर इतना नहीं होता है और वो हमेशा किसी के ऊपर शक करता है कि शायद उसके लिए कोई गलत सोच रहा है। तो ये चीज़ इसके अंदर थी जिसके कारण इसने ये यूज़ किया पॉलिसी सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। दो ऑल दोज हु सॉ बीइंग एनिमी, जिसको भी इसे लगता था कि उसके दुश्मन है या फिर रिपब्लिक का दुश्मन है, भले वो नॉवेल्स हो या फिर क्लर्जी हो या फिर खुद थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो, ठीक है, इन सभी को वो क्या करवाते, सबसे पहले अरेस्ट करवाता, फिर इसको इम्प्रेजन करवाता, जेल में डालते हैं, फिर बाद में ट्राई टू रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स के अंदर उसे सज़ा मिलती। अब वो जो ट्रिब्यूनल थे, रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल थे, जो कोर्ट थी, ट्रिब्यूनल जो रिवोल्यूशनरी की, मतलब इन्होंने रिवोल्ट किया था, तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी रिवोल्यूशनरी, तो इसको क्या बोलते हैं, जो लड़ते हैं, जो लड़ रहे थे रिवोल्यूशनरी, तो उन्होंने अपने लिए एक कोर्ट बनाया था जिसका ट्रिब्यूनल करके। उस कोर्ट में अगर वो पाए जाते दोषी, तो उनको अगर गिल्टी हो जाता तो वो क्या करते, उन्हें गिलेटिन के थ्रू मरवा दी जाती थी। गिलेटिन एक डिवाइस थी जो डॉक्टर गुलेटिन ने इन्वेंट किया था और उसके थ्रू उसे मार दी जाती थी। एक बार देखते हैं इसकी पिक्चर है या नहीं इसमें। ये रहे, पिक्चर तो नहीं है उसके बारे में। इसकी पिक्चर तो नहीं है, एक हिंट आपको ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरह से ये चीज़ थी, गुलेटिन्स किस तरह से था। जैसे पहले के ज़माने में जब किसी को फांसी जल्लाद होता था, उसको वो मारते थे, तो इस तरह से वो क्या करते थे, उसके गला, तो इस तरह से ये चीज़ें थी, एक डाइस बना दिया गया था और इस डाइस को इस तरह से रखा गया था कि इजीली इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर नेक रख सके, ह्यूमंस के नेक्स रख सके। और उसके बाद एक स्टैंडिंग, दो साइड से स्टैंडिंग एक पिलर्स थी इस तरह से उसके हेड के ऊपर, और इस पिलर्स में ब्लेड था, और ये ब्लेड यहाँ पर जो थे, इट वॉज बिन होल्ड बाय द रोप, एक रस्सी से ये बांध दी जाती थी। तो यहाँ पे जो इंसान जिसको पनिशमेंट करना था उसको वो लाके इसके ऊपर रख दिए जाते थे और इस रोप को छोड़ देते थे ताकि ये ब्लेड जो है नीचे गिरे और उसका गर्दन जो है वो अलग हो जाए इजीली। तो इसी तरह से ये सिस्टम था जो डॉक्टर गुलेटन ने इन्वेंट किया था और इसी के थ्रू वो लोगों को मरवाते थे। तो लोगों के अंदर जो था डर था, वो बहुत डर डर के रहने लगे कि अगर ज़रा सा भी गलती कर लिया, अगर गलती ना किया तो भी अगर उसको लगा, शक आ गया तो भी उसको वो पकड़ लेते थे। तो इसी तरह से ये पीरियड जो था उसके खुद के लोगों को अंदर भी डर बैठ गया था। तो रॉबर्ट्सविल्स गवर्नमेंट इश्यूज लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। तो ये गवर्नमेंट ने क्या काम किया वो देखते फिर कि उन्होंने जो भी चीज़ें थी वेज को लेके, प्राइस को लेके, कि जो ज़्यादा प्राइसेस में खाना बेच रहे हैं और वेजेस को कम दे रहे हैं, वो चीज़ों को हटा दी गई। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया गया कि उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही बेचेंगे राशन शॉप के थ्रू। तो मीट एंड ब्रेड जो तो राशनिंग होने लगे। अब राशन में था कि रिच और पुअर जो है सबको एक जैसा ही मिलेगा, कोई अलग पार्शलिटी नहीं होगी किसी के साथ। पीजेंट्स वे फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन टू द cities and sell it at the price fixed by the government also। साथ साथ जो किसान थे उसको भी फिक्स कर दिया गया कि वो इसी प्राइस में जो है अनाज बेचेंगे, वो शहर जाएंगे और वहाँ बेचेंगे। फिर द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर, जो पैसे वाले यूज़ करते थे वो मना कर दिया गया, फॉरबिडन, कि नहीं सब लोग एक जैसा ही खाएंगे। टू ईट द प्लेन
इक्वल क्वालिटी ऑफ ब्रेड्स, सभी को एक जैसा खाना मिलेगा, ठीक है। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉज टू बी प्रैक्टिस अमंग, और इतना ही नहीं, खाने में ही नहीं बल्कि बात करने के लिए भी, जिस तरह से आज हम सर मैडम किया जाता है उस तरह से इन्होंने ये सिस्टम को ही चेंज कर दिया स्पीच के थ्रू। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉज टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मैनरियर्स जो बोलते थे सर, दैट वॉज अ फ्रेंच लैंग्वेज। मॉनरियर्स मीन्स सर एंड मैडम मीन्स मैडम। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वेयर हिम्स सिटीवन एंड सिटीवेना। तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ करना कह दिया कि कोई सर मैडम नहीं बोलेंगे, उसके बदले क्या बोलेंगे, सिटीवेना, सिटीवन एंड सिटीवेना। तो इसी तरह से ये बोला गया कि आप यही बोलोगे, कोई सर और मैडम नहीं, किसी को इस तरह से नहीं, वो रिस्पेक्ट करके नहीं बोलना है। चर्च वॉज शट डाउन, चर्च को उन्होंने बंद कर दी और उनको क्या बना दिया गया, बैरक बना दिया गया, बिल्डिंग ऑफ कन्वर्टेड, ताकि उसके अंदर ऑफिसेस बना दी गई पुलिस के लिए और सोल्जर्स के लिए बना दी गई, ताकि वहाँ पे वो लोग रहेंगे। तो इस तरह से ये सारा काम इन्होंने अपने पीरियड में किया, दैट इज़ 1793 से 94। लोग बहुत परेशान हो गए एक साल के अंदर ही। फिर क्या किया लोगों ने, फिर उन्होंने इलेक्शन की, इलेक्शन करवाया इन द ईयर 1794 में, जुलाई में, और इसको अरेस्ट करवाया। ये है पिक्चर ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की। और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद इसके साथ भी वही हुआ, वो जो दूसरों के साथ करता था, गुलेटिन के थ्रू इसको भी मरवाया गया, कि इसे भी पता चले कि किस तरह से लोगों को वो जो मारता था, तो इसे भी पता चले, इसके लिए लोगों ने भी इसको वही सज़ा देने के लिए चूज़ किया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला पढ़ेंगे। आप अपने बुक को भी रीड आउट करो कि इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और आप जब बुक में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसमें दिखेगा कि थोड़ा सा है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा है, उसमें थोड़ा सा कम है, ठीक है। टिल देन टेक केयर।